नमस्कार, मैं हूं मनोज माथुर और आपका स्वागत है हुकुम सा के सफर में। जैसा कि वादा था कि एक नए मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे, तो आज के हमारे खास मेहमान हैं प्रेम प्रकाश जी। IRS अधिकारी के तौर पे तो प्रेम प्रकाश जी को काफी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो बातें हैं जो सिर्फ इन तक सीमित हैं, अनकही हैं, अनसुनी हैं। ये चर्चाओं का दौर जारी रहेगा और उसके लिए हम चलेंगे प्रेम प्रकाश जी के घर पे। अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को बड़ी ही निष्ठा, लगन और परिश्रम के साथ पूरा करने वाले ये हैं प्रेम प्रकाश। राजस्थान के जयपुर में 31 जनवरी 1956 को जन्मे प्रेम वर्तमान में कोटा में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। हमेशा मुस्कुराते रहना और लक्ष्यों को लेकर फोकस्ड रहने वाले प्रेम जितने अच्छे एक अधिकारी हैं, उतने ही अच्छे एक खिलाड़ी भी। तभी तो प्रेम की गिनती क्रिकेट और टेनिस के माहिर खिलाड़ियों में भी होती है। इतना ही नहीं, प्रेम जितने अच्छे टेनिस कोर्ट पर शॉट्स लगाते हैं, वे उतने ही अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। साथ ही कविता, लेखन और शेरो शायरी का भी इन्हें खासा शौक है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाले प्रेम ने जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित किया। या यूं कहें कि इस कर्मठ अधिकारी ने अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखी। अद्भुत प्रतिभा के धनी प्रेम जितने अच्छे एक अधिकारी हैं, उतने ही अच्छे एक पिता और पति भी। व्यस्त रूटीन के बावजूद कैलाश अपने घर वालों पर भी पूरा समय देते हैं। प्रेम की उपलब्धियों के पीछे उनकी अथाह ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ है। वे आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे सिर्फ उनके अपनों का आशीर्वाद और मेहनत ही है। प्रेम की जिंदगी की ऐसी ही तमाम अनसुनी कहानियों को जानने और समझने के लिए हुकुमसा की टीम पहुंची उनके घर पर। और फिर शुरू हुआ उस बातचीत का सिलसिला जिससे आप और हम अब तक पूरी तरह से अनजान थे। मानस राजहंस, जी मीडिया, कोटा। तो जैसा कि आपसे वादा था कि हम प्रेम प्रकाश जी की जिंदगी के उन लम्हों के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक अनकहे हैं, अनसुने हैं, और उस वादे को पूरा करने के लिए हम आप पहुंचे उनके घर पे। प्रेम प्रकाश जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो बचपन से शुरुआत करते हैं। कहाँ बचपन बीता, कहाँ स्कूल की पढ़ाई हुई, कहाँ कॉलेज की पढ़ाई हुई, हमारे दर्शक कुछ ऐसी स्मृतियां जो आपके मन में आज भी ताजा हैं। जी देखिए, मेरा जन्म जयपुर में हुआ और हम लोग सी स्कीम में रहते थे। और एक वो बड़ी पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, बड़ी फेमस बिल्डिंग होती थी, उसको मूर्ति बिल्डिंग के नाम से लोग जानते थे, क्योंकि उसकी छत पे बहुत मूर्तियां लगी होती थी। और हम पास में एक स्कूल था, उसमें पढ़ते थे, छोटे थे तब तो, चौथी पांचवी। फिर एक अपना सी स्कीम में पढ़ाई की मैंने, है ना, 8th तक। और आगे जाके फिर मैंने दरबार मल्टीपर्पज स्कूल था जो जालूपुरा एरिया में, उसमें की। बाकी हम बचपन में हमारा जो पूरा वो बड़ा मोहल्ला था। और मैं आपको बताऊं कि पहले मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे, फिर उन्होंने छोड़ दी थी आर्मी, लेकिन वो जो बिल्डिंग थी उसमें आर्मी वाले बहुत लोग रहते थे। अच्छा, वो इट वाज अपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर? नहीं, वो बड़ी बिल्डिंग थी, स्ट्रक्चर था, और उसमें बहुत सारे रूम, बहुत सारे कमरे थे और अलग अलग, है ना, वो थे पोर्शंस। तो एक्चुअल में तो वो क्या था कि वो पुराने जो महाराजा के वक्त में उनकी सेना का अकाउंट सेक्शन था। अच्छा, ठीक है ना। फिर उन्होंने उसको एक मिस्टर गांगुली थे, उनको दे दिया, तो वो गांगुली बिल्डिंग भी कहलाती थी। तो उसमें आप देखिए कि उसमें करीब 4-5 पंजाबी परिवार रहते थे, 3-4 बंगाली रहते थे, 2 सिंधी रहते थे, 2 कश्मीरी रहते थे, तो पूरा भारत था। और हाँ, 2 नेपाली फैमिली रहती थी। और इस तरह करके ऑलमोस्ट वो पूरा एक भारत की तरह था। तो हमारा बचपन उनके सबके साथ में बीता। तो मैंने बंगाली भी सीखी, पंजाबी भी सीखी, है ना, ये सब भाषाएं मेरे को समझ में आ गई। और वो उनके कल्चर को भी हम सीख चुके। और वो बचपन से हम लोग क्रिकेट खेलते थे और मुझे इसका अपना एक्सरसाइज का और बड़ा शौक था। तो हम बच्चों की एक छोटी गैंग हुआ करती थी, तो हम अपने वहाँ घर से स्टैचू सर्कल तक जाते थे। अच्छा, वो तो उस वक्त में जयपुर बिल्कुल डिफरेंट था। स्टैचू सर्कल एक सुनसान जगह थी, उसके आसपास जैसे आयकर भवन और ये बिरला ऑडिटोरियम बने हुए आज की तारीख में, वो कुछ भी नहीं था, वहाँ जंगल हुआ करता था। तो हम लोग, अब हमारे साथ में 2 कुत्ते होते थे, एक का नाम कालू, एक का मोती। तो वो हम लेके पूरे रास्ते में दादागिरी करते हुए जाया करते थे और घरों के फूल तोड़ लेते थे और कर लेते थे। और क्योंकि हमारे साथ में कुत्ते होते थे, इसलिए हमसे लोग डरते थे। तो लेकिन घर वाले क्या इसके लिए कभी पहुंची नहीं शिकायत? घर वालों को 1-2 बार शिकायत पहुंची, उन्होंने डांटा, समझाया भी, लेकिन क्योंकि हमने ये नियम बना रखा था कि बदमाशी करो तो मोहल्ले के बाहर करो, है ना। तो मोहल्ले में घर पे कोई आंच नहीं आया, घर में कोई आंच नहीं आया, है ना ये। और वो जो हम लोग वहाँ जिसे कहते हैं, स्कूलों में थोड़ा बहुत तो शैतानी करते हैं
और स्कूल में मैं बचपन से ही मुझे शौक था, तो मैं स्काउट में रहा। इसके अलावा मैं डिबेट जैसे करते हैं उसके अंदर मैं किया करता था, और डिबेट में मुझे बहुत शौक था। तो डिबेट में जैसे कहते हैं मैं अपना जिला स्तर तक है ना मैंने इनाम जीता हुआ है, और स्कूल में तो मैं प्रथम रहता था। और आपको बताऊं कि उस वक्त स्कूलों में क्या होता था कि पुरस्कार के रूप में पुस्तक दी जाती थी। अच्छा। तो मुझे एक रामायण की प्रति दी गई थी जो मेरे पास अभी भी सुरक्षित है। और इसी प्रकार एक बार जैसे विवेकानंद की तस्वीर दी गई, तो विवेकानंद की तस्वीर मेरे पास आज तक ये वो टाइम था जब आपके संस्कारों के अंदर एक अलग बदलाव आना शुरू हुआ, क्योंकि एक समग्र भारत जिसे आप अपनी बिल्डिंग का नाम दे रहे हैं, बिल्कुल वो तो आप देख चुके थे। अब एक रामायण से आप एनकाउंटर हो रहे थे, अब आप अपनी विवेकानंद के थॉट से इंस्पायर हो रहे थे। ये जो सिलसिला था वो कॉलेज तक आते आते कैसा रहा? कॉलेज तक भी ठीक रहा, और मैं आपको बताऊं कि परिवार में भी हमारे बड़ा संस्कार पूर्वक वातावरण रहता था, क्योंकि सवेरे भी आरती हम लोग साथ में सब परिवार वाले बैठ के करते थे। और शाम को भी ये नियम था कि हमारे पिताजी ने कह रखा था कि 7 बजे घर में आ जाओगे और 7 बजे की आरती में शामिल होगे। अच्छा। है ना। और फिर उसके बाद आरती के बाद में सब लोग ध्यान लगाते थे, और उसके बाद एक साथ बैठ के खाना खाते थे। अगर क्या कहते हैं ना इसमें गलती की तो उसकी सजा मिलती थी। अच्छा, ये एक नियम था। और अगर आपको किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, जैसे स्कूल डेज में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कॉलेज या उस दिनों में तो हमें ये नियम था कि हमें उनको पहले से सूचना कर देनी पड़ती थी कि साहब हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये नहीं पहुंच पाएंगे, ताकि वो आपका इंतजार ना करे समय पे। ये अनुशासन की पहली सीढ़ी थी। ये अनुशासन की पहली सीढ़ी थी। और उस वक्त जो हमने ये अपना हनुमान चालीसा से लेके ओम जगदीश हरे तक सीखा, वो आज तक हमें कंठस्थ याद है। क्रिकेट का आपको शौक रहा, क्या कुछ अचीवमेंट रहे कॉलेज लाइफ के, कुछ यादें ताजा? मैं आपको बताऊं, महाराजा कॉलेज में मैंने ऐसे बीएससी किया। तो जैसा आप जानते हैं कि महाराजा कॉलेज काफी फेमस कॉलेज है, और उसका क्रिकेट ग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। और उसके मैं आपको ये बताऊं कि वो क्रिकेट ग्राउंड उससे पहले जयपुर में जो सवाई मान सिंह स्टेडियम या दूसरे क्रिकेट ग्राउंड है वो कोई भी नहीं हुआ करते थे। तो कोई टेस्ट क्रिकेट की टीम आती थी, उसमें वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच भी खेला गया है। अच्छा, उस कॉलेज वर्सेस? हाँ, महाराजा कॉलेज के ग्राउंड पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया वर्सेस हाँ, क्योंकि वही एक बेस्ट ग्राउंड था, क्योंकि वो महाराजा के वक्त की बिल्डिंग है, और उनको भी क्रिकेट का शौक था, तो उस वक्त बनाया हुआ था। और उसका शानदार ग्राउंड है, लश ग्रीन। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मैं कॉलेज टीम में खेलता था, और एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुआ था, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हम लोग जब भी जिस ईयर में भी रहते थे हम लोग विनर रहते थे, है ना। और हमारे साथ में काफी अच्छे प्लेयर खेलते थे, जो उसमें से कुछ जैसे तापस चटर्जी है, वो अभी भी हाँ रणजी में है, आज भी हैं। और एक अजीत सिंह हुआ करते थे, और ऐसे कई प्लेयर थे जो कि ना बाद में जाके और अपना क्रिकेट में उन्होंने आगे तक लेवल। लेकिन अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो स्कूल और कॉलेज की बात हुई, सर्विस कब लगी? क्या पहली सर्विस? मैं बताऊं कि मैंने महाराजा कॉलेज से बीएससी करने के बाद एलबीएस से मैंने लॉ का किया। अच्छा। तो मैं वहां से भी क्रिकेट टीम में खेलता था। तो वहां पे ये अपना जोशी ब्रदर्स थे, जो हरीश जोशी और ये सारे जोशी है जो रणजी खेले में हैं, और अभी भी क्रिकेट के कोच हैं। ये सब लोग होते थे। तो हमारी टीम उस वक्त भी इंटर यूनिवर्सिटी उसमें चैंपियन रही थी। और लॉ करने के बाद में मैं एक्चुअली उसको क्या होता था, क्रिकेटर्स को बैंक में लगा लेते थे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कोटा हुआ, स्पोर्ट्स वाला। जैसे तापस चटर्जी एसपी विजय में चले गए थे, एक नौनी सिंह था वो बैंक बड़ौदा में चला गया था, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में चला गया था, है ना। ये प्रोफेशन की शुरुआत थी? हाँ, यस, ये प्रोफेशन की है ना, क्योंकि वो हम लोग जब खेला करते थे, जैसे जेवियर पे खेलते थे, एंडी मार्शल थे, और काफी मैं ए डिवीजन क्रिकेट खेलता था, एक टाइगर्स क्लब था उससे। तो ये विनोद माथुर और काफी जो अपना सूर्य प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, इतने लोगों के बीच में आपने उच्च कोटि का क्रिकेट खेला, लेकिन कभी करियर के तौर पे नहीं देखा क्रिकेट? नहीं, वो क्या कहते हैं ना, फिर मुझे लगा कि इसमें कंपटीशन काफी है, और परिवार वाले भी ये बोलते थे तुम क्या खेलते रहते हो, है ना, तो कुछ सोचो, है ना। तो जब ये बैंक वाला मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम चले जाओ, है ना। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में कुछ साल रहा, और फिर मैंने क्या कहते हैं ना, मैं स्टेट सर्विस में आ गया। एक मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, यहाँ आईआरएस सर्विसेज में आने का दौर क्या रहा? कब आप लोगों को ये लगा कि नहीं अब बैंक की नौकरी छोड़नी चाहिए और आईआरएस के लिए तैयारी करिए, आईएएस के लिए तैयारी? नहीं, बैंक के पश्चात मैं अपना स्टेट सर्विस में रहा। मैं स्टेट लेवल का जो राजस्थान अकाउंट सर्विस है उसमें मैंने कुछ साल कार्य किया। उसी दौरान हमें पता लगा कि ऑल इंडिया सर्विस बेटर है, तो फिर मैंने आईआरएस की तैयारी की। तो मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी रहा कुछ दिनों। तो दिल्ली मुझे लेकिन सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि दिल्ली की लाइफ थोड़ा ऐसी फास्ट थी, तो मेरा वजन है ना 3-4 महीने में 5 किलो घट गया। अच्छा। तो मेरे फादर चिंतित हुए, उन्होंने कहा भैया तुम छोड़ दो ये ऐसी सर्विस, है ना, पता नहीं एक दिन तुम डिसअपीयर हो जाओगे कहीं, है ना।
तो फिर मैं IRS की तैयारी कर रहा था, तो फिर मैं वहाँ से रिजाइन करके आ गया। तो उसके बाद आते ही मेरा IRS के अंदर हो गया, तो 86 में मैंने नागपुर में ज्वाइन किया। तो ये प्रेम प्रकाश जी थे जो एक ऐसे बच्चे जो अपने साथ डॉग्स को ले जाते थे और शैतानी करते थे, लेकिन उल्लू की 2 आंखों से डरा करते थे। एक ऐसे प्रेम प्रकाश जो महाराजा कॉलेज में वेस्ट इंडीज और इंडिया टीम जिस पिच पे खेली वहां अपनी क्रिकेट, लेकिन करियर के तौर पर क्रिकेट को कभी नहीं अपनाया। IFS को करियर के तौर पर सोची, लेकिन उसके बाद IRS के अंदर आए और IRS के अंदर विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने इन शौकों को जिंदा रखा। और भी शौक हैं, उसकी फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई, वो लंबी है, और ज्यादा शौकों के बारे में जानेंगे। और लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि बात चल रही थी प्रेम प्रकाश की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिनसे आम आदमी अभी तक अनजान है। उन तमाम पहलुओं में एक पहलू है खेल का, क्रिकेट और टेनिस का। अभी भी जिंदगी में उनके साथ टेनिस बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं किस तरह दिन की शुरुआत होती है। डेली 1 से 1.5 घंटे तक टेनिस खेलने के बाद प्रेम प्रकाश न सिर्फ खुद को फिट रखते हैं बल्कि अपने शौक को भी जिंदा रखे हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं इन शौकों के बारे में। प्रेम जी, दिन की शुरुआत आपकी देखी किस प्रकार से होती है? क्या आप लोगों का डेली का रूटीन है या ये सिर्फ शौक अब कुछ दिनों के लिए होता है, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा कुछ है? देखिए, हम करीब डेली यहाँ खेलने आते हैं और ये हमारे फ्रेंड हैं मनोज जी और वर्मा जी, इसके वर्मा जी, तेजाब जी। तो ये हमको फिट भी रखता है सवेरे सवेरे, जो हमारी और एक अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, हमारा आपस में मिलना भी हो जाता है। हम सब करीब करीब सरकारी विभागों में काम करते हैं, तो एक आपसी सवेरे सवेरे सामंजस्य की चीज भी हो जाती है और पूरा हमारा दिन। तो ये शौक क्या आप तमाम लोगों का बचपन से ही रहा है या यहाँ पे आके ये शौक डेवलप हुआ? नहीं, मैं तो अपने कॉलेज दिन से खेलता रहा था, ये भी लोग भी शुरू से ही खेलते रहे। हाँ। और करीब करीब इसीलिए इनकी फिटनेस और इनका गेम भी बिल्कुल अच्छा है, बराबर है, बढ़िया है। तो ये कोई रोज की उससे बात से नहीं है, बहुत पुराने खेल। तो टेनिस के अलावा और क्या जिंदगी के अंदर खेल से जुड़े हुए शौक हैं? हमने सुना है कि क्रिकेट भी आप लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था। मैं महाराजा कॉलेज से और LBS कॉलेज से, लाल बहादुर कॉलेज जयपुर से, और दोनों कॉलेजों से खेला हुआ हूँ क्रिकेट टीम में, इंटर कॉलेज उसके अंदर में। और हमारी महाराजा कॉलेज की टीम 2 बार विनर भी रही हुई है। और मैं अभी तक भी राजकोट से आया, वहाँ तक भी मैं क्रिकेट खेलता था और वहाँ की जो अधिकारियों की टीम थी उसके कप्तान था। तो उनके बहुत सारे फोटो है मैचेस के, वो मैं आपको यहाँ पे कोटा के अंदर आप लोगों ने ये प्रयास नहीं किया कि एक टीम? कोटा में हमारे अधिकारी लोगों की संख्या कम है। अच्छा, इसलिए टीम बन नहीं पा रही है ना। ये प्रेम प्रकाश की जिंदगी के खेल से जुड़े हुए पहलू हैं और भी जिंदगी के उन पहलुओं से हम बात करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए चलेंगे इनके घर पे, जहाँ पे इनके जो बाकी के शौक हैं जैसे पोइट्री, जैसे पेंटिंग, उनके बारे में बात करेंगे। जिंदगी को अलग अलग अंदाज में जीने वाले प्रेम की ये छवि तो बस वानगी भर थी। उनकी जिंदगी में और भी रंग घुले हैं। तो प्रेम जी, इस अपनी पेंटिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। क्या कुछ आप इसके ऊपर बताना चाह रहे हैं? क्या इस पे कला बिखेर रहे हैं? देखिए, एक जंगल का सीन है और इसमें प्रकृति के बीच में पेड़ों की घनी छाया के बीच में, और मैं बता रहा हूँ कि ध्यान मग्न बुद्ध बैठे हैं। अच्छा। और जीवन में कोई भी सफलता मिलती है तो वो आप जब तक ध्यान नहीं लगाते हैं, तो ये उसी को प्रतिबिंब करते हुए एक बनाया गया चित्र है जो मुझे भी प्रेरणा देता है। लेकिन जो मोटी बात है कि ये शौक चरमराया है कब से? क्या ये बचपन का ही शौक था जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, या बाद में आभास हुआ कि ये कला आप में अभी भी है और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं आपको मनोज जी कि ये मैं शुरू से, मैं स्कूल के दिनों से मुझे शौक था। और फिर हम क्योंकि वो बायोलॉजी में पढ़ते थे तो हमें ड्राइंग अच्छी बनानी पड़ती थी, वो डिसेक्शन और सबके डायग्राम सब है ना। तो वो भी मैंने काफी मेहनत की उस वक्त में, तो मैं बड़े अच्छे बनाता था। फिर धीरे धीरे मुझे शौक जागृत हुआ। तो मैं वैसे पढ़ाई के वक्त में टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि हमें उसकी जो पढ़ाई करनी पड़ती थी साइंस की। फिर भी मैं ना राजस्थान यूनिवर्सिटी में हॉबी वर्कशॉप में जाता था और वहाँ मिस्टर काजी हैं, अभी भी हैं, मीनाक्षी काजी और जेडे काजी, बड़े नामी पेंटर है। उनके सानिध्य में मैंने काफी कुछ सीखा। मैं देख रहा हूँ काफी बारीकी से आप काम कर रहे हैं। जब बुद्ध को इतना आपने बनाया है, उस पर काफी बारीक कलर्स दिए हैं, तो जिंदगी के अंदर जो नफासत आपकी देखने को मिलती है वो क्या पेंटिंग से प्रेरित है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर एक चीज को सुंदर तरीके से करना चाहिए। मेरा हरदम ये विश्वास रहा, जहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए वहाँ हर एक चीज को आप एक तरीके से, जिसे कहते हैं कि डिसिप्लिन तरीके से, कि एक प्रतिबद्ध तरीके से करें ताकि वो सुंदर लगे। लेकिन इस शौक के साथ टेनिस हमने देखा, क्रिकेट हमने जाना, पेंटिंग हम देख रहे हैं, इसके अलावा एक आपका लिखने का शौक और है जो हमारी रिसर्च वर्क बताती है। बिल्कुल, मैं कविताएं, कहानियां लिखता हूँ और मेरा एक कविता संग्रह भी निकल चुका है और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपती रहती है, कहानियां छपती रहती है। इसके अलावा मैं आकाशवाणी के प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, वहाँ मेरी बहुत बार रिकॉर्डिंग भी है और उनका प्रसारण हुआ है। तो ये तो चलता रहता है निरंतर। और किस प्रकार का लेखन पसंद करते हैं? जैसे आपने बताया कि पेंटिंग में आप प्रकृति पसंद करते हैं, आपके कैलेंडर्स निकलते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, फिर जानेंगे कि आप लिखना क्या पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रतिवर्ष में है ना, हमारा इनकम टैक्स को 1861 में शुरू हुआ था जी। तो 2011 में हमने 150 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया था।
तो उस वक्त में हमने बहुत सारे आर्ट के शो किए थे, उसमें मेरी पेंटिंग्स भी लगाई थी। उसी संदर्भ में मैंने प्रेरणा लेकर और 2011 में पहला कैलेंडर निकाला था। तो उसमें पेंटिंग भी सारी मेरी होती है और उसमें कोटेशन भी मेरी होती है। वो 12 महीनों कैलेंडर के अंदर प्रत्येक पेज पे एक अलग पेंटिंग होती है और वो मैंने बनाई और उसमें हर एक पेज पे एक कोटेशन लिखी हुई होती है। जो भी मैं, क्योंकि कवि हूँ, एक लेखक हूँ, तो मैं खुद बना के लिखता हूँ। और वो कविता की अगर हम बात करें तो क्या क्या अभी तक प्रकाशित किया है? क्या श्रृंगार रस से जुड़ी हुई चीजें हैं या नहीं? कविता में मैं आपको बताऊं कि मैं मुख्यतया एक तो जिसे कहते हैं ना वास्तु परक जो स्थिति होती है वर्तमान, उस पर लिखता हूँ और वीर रस की कविताएं लिखता हूँ और थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि आंदोलन करने वाली जैसे क्रांति वाली होती है। ये असर कोटा का तो नहीं है? नहीं, ये मेरे को, मैं बहुत पुराने से हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक प्रसिद्ध कविता है काफी लोगों को पसंद आई थी। उसका एक जो शुरू का शेर यही है कि सर उन्हीं के कटते हैं जो सर उठाते हैं। क्या बात है? जिनके सर पैरों में झुके हों वो तो सिर्फ ठोकर खाते हैं, और रीढ़ की हड्डी का कालीन की तरह इस्तेमाल करने वाले कब इतिहास के स्तंभ बन पाते हैं। सर उन्हीं के कटते हैं जो सर। क्या बात है, बहुत खूब। तो इस तरह कभी आप लोग कवि सम्मेलनों में भी शिरकत करी या सिर्फ शौक किताबों तक सीमित है? तो कभी इनफॉर्मल उसमें मैं जाता हूँ, हमारे ऑफिस के जो होते प्रोग्राम उनमें जाता हूँ। बाकी सरकारी विभागों में कई बार मुझे वो लोग बुलाते हैं कि ना आप आइए कविता पाठ करने, तो मैं जाता हूँ। लेकिन जिसे कहते हैं सार्वजनिक रूप वाले कवि मंच है उसमें नहीं जाता हूँ, है ना, क्योंकि वो थोड़ा कभी कभी कहते हैं ना, हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हाँ, उसमें थोड़ा सा कभी कभी समस्या पैदा हो सकती है कि भाई आपने उस मंच में फला बात कह दी, ये वाली बात वाली, इसलिए है ना। तो मैं इस तरह की चीजें लिखता हूँ कि जैसे खून क्यों खोलता नहीं, मुंह में जबा है तो आदमी क्यों बोलता नहीं। तो हमने देखा किस तरीके से टेनिस के कोर्ट के ऊपर बॉल और रैकेट से कमाल दिखाने वाले अब कूची हाथ में लेकर कैनवास पे कमाल दिखाते हैं। और ये शौक की सीमा यही नहीं रुकती, पेपर के ऊपर जब कलम चलती है तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों एक साथ चलते हैं। ये थी शौक की बातें। ब्रेक का वक्त हो चला है। आगे बात करेंगे परिवार के लोगों से, वो प्रेम प्रकाश की जिंदगी के उन पहलुओं को बताएंगे जो अभी तक अनकहे हैं, अनसुने हैं।